अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जैसे कि आप जानते हैं, होमो का मतलब है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग और कंडीशन। सेम कंडीशन रखना, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखना, इसको हम नाम देते हैं कि दैट इज़ होम्योस्टेसिस। अब हम बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो सबसे पहले आपके पास इसकी जो डिफिनीशन आती है, डेट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फॉल कर जाना। ये आपके पास चेंजेस है जिससे हमारी बॉडी को बचाना होता है। बॉडी को बचाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म लगा हुआ होता है, एक सिस्टम लगा हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आपके पास अगर हम इवोल्यूशन को देखते हुए बात करें तो ऑर्गेनिज्म अब तक जितनी भी दुनिया में आ चुकी है, उनके पास अपना एक स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरनल एनवायरनमेंट मीन कि उसके अंदर जैसे ही वो इवॉल्व होते हैं, उनका अपना एक इंटरनल स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है। जैसे हम ह्यूमंस का लेते हैं, ठीक है, अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो इवॉल्व होते हैं तभी से उसके अंदर उसकी जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। उसके अंदर ये सेट होके आया है। अब इसके अंदर इसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होके आए हैं, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, ये सब एक पीछे से वो पूरा एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट बन के आए हैं। एक सिस्टम सेट हुआ है जिनको हमने बैलेंस करना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना बेहतर उसका होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म होगा, उसकी उतनी ही बेहतर एडॉप्टेशन होगी, यानी बेटर एडॉप्टेशन वो करेगा टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, टुवर्ड द एनवायरनमेंट, वो उतना ही उस एनवायरनमेंट में बेटर सरवाइव करेगा जितना उसका होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म बेहतर होगा। अब आपके पास होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में फर्दर डिफरेंट मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे कि आपके पास है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, बैलेंस कंडीशन में रखना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन जो है जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, विद इन आ टॉलरेंस रेंज, जितने हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही रेंज में टेम्परेचर को रखना, डेट इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, बैलेंस करके रखना। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिटेल से डिस्कस किया होगा कि ये जो है एक्सक्रीशन जो है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज़्म में हम इसकी बात करेंगे तो मैकेनिज़्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जिसमें आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट आता है। मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उसको बॉडी से रिमूव करना ताकि हमारा जो होम्योस्टेसिस है बरकरार रहे, हमारा जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है वो बरकरार रहे। ठीक है, हमारी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहे। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास 3 टाइप ऑफ मैकेनिज़्म है, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 3 मैकेनिज़्म जो है इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म, यानी इसको बरकरार रखने के लिए, होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए ये 3 मैकेनिज़्म होनी ज़रूरी होती हैं। तो आपके पास फर्दर हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि हाउ दिस मैकेनिज़्म वर्क। ठीक है, इसकी वर्किंग को देखनी है कि होम्योस्टेसिस वर्क किस तरह करता है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह होती है। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज़म इवॉल्व होता है, उसके अंदर
एक प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है। ये कंट्रोल सिस्टम ना सिर्फ आपके जो बॉडी होती है उसके अंदर लगा होता है, बट बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, हर एक सेल का अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर बहुत फॉल कर जाना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर सर्दियों में, ठीक है। जबकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। सो यहाँ पर ये वाइड रेंज में चेंजेस होते हैं, लेकिन जो आपके बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड चेंजेस होते हैं वो बहुत कम रेंज में होते हैं, बहुत कम रेंज में फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नॉर्मली हम काउंट करते हैं, लेकिन 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें चेंजेस हो सकती है। सो ये रिस्ट्रिक्टेड चेंजेस है। रिस्ट्रिक्टेड चेंजेस मतलब ये कि बहुत कम रेंज में इसमें फ्लक्चुएशंस हुई है। अब आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, उसके अंदर भी चेंजेस आ सकती है। सो उन चेंजेस से बचने के लिए सेल का अपना एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। एक सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है डेट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी एक अलग जो है कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ होता है, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में जो चेंजेस होते हैं उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं वाटर बैलेंसिंग, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी फ्लूइडी हो जाए या आपकी बॉडी के अंदर बेहद पानी हो जाए। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके ज़्यादा पानी कंज्यूम करने के नतीजे में ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैलेंसिंग होती है, ठीक है, वो लेवल जो होता है वो बैलेंस कर दिया जाता है, ठीक है, पानी का। इस तरह जब सर्दियों में आप पानी कम पिए या किसी भी सिचुएशन में पानी कम पिए तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट हो जाए, बल्कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर एक मैकेनिज़्म लगा हुआ होता है, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर लेती है ताकि मैक्सिमम साल्ट जो है बाहर निकाल सके और मिनिमम वाटर जो है वो बाहर निकाल सके, और आपका वाटर जो है अंदर कंजर्व रह सके। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंसिंग की जाती है। आपकी बॉडी के अंदर इसको एक बैलेंस लेवल पे रखा जाता है, ठीक है। इस तरह दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, और एक है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये नेक्स्ट आप लोग के पास एग्जांपल आते हैं। तो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें होती है, डेट इज़ सेंसर, कंट्रोल सेंटर और ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आयरन को आप लोग ले लें। जैसे हम आप लोगों ने आयरन में देखा होगा कि इस्त्री हम लोग जब करते हैं तो इस्त्री जब हम ऑन करते हैं तो 6 नंबर पे कर दिया जाता है या 5 नंबर पे कर देते हैं या 4 नंबर पे कर देते हैं। तो कुछ देर बाद जब वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाती है तो ख़ुद ब खुद बंद हो जाती है, ठीक है। इट्स मीन कि उसके अंदर भी एक मैकेनिज़्म होगा, एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म सेट होगा, उसके अंदर भी एक टेम्परेचर सेट है। उसके बाद वो सेंसर को मालूम हो जाएगा कि अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, तो वो
जो है फ़ौरन कंट्रोल सेंटर को मैसेज दे देता है, तो कंट्रोल सेंटर जो है वो टेम्परेचर को स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर हो जाती है, तो कंट्रोल सेंटर दोबारा से टेम्परेचर की जो टेम्परेचर जो है उसे स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा से जो है आप लोग का इस्त्री जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने ये तो कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी तो इस्त्री किया होगा, वो जो रेड लाइट उसमें लगती है, ठीक है। तो ज़्यादा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, 6 नंबर पे हम कर देते हैं और इस्त्री जो है वो पूरी तरह जो है आपकी गर्म हो जाती है, तो उसमें जो लाइट लगी हुई होती है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। देन आप का जो टेम्परेचर है इस्त्री का, आयरन का, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो दोबारा से वो लाइट अपने आप लग जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक मैकेनिज़्म के थ्रू, ठीक है। सेम फंक्शन हमारा लिविंग कंट्रोल सेंटर के होते हैं, यानी सिस्टम आपकी लिविंग कंट्रोल सिस्टम में भी एक लगा होगा, ठीक है। लिविंग कंट्रोल सिस्टम में जहाँ पर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में आप लोगों ने सेंसर था, आप लोगों के पास सेंसर था, यहाँ पर सेंसर की जगह लिविंग कंट्रोल सिस्टम में रिसेप्टर होगा। जैसे कि आपकी स्किन एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये चेंजेस को डिटेक्ट करेगी, वो चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। एग्जांपल, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी स्किन को मालूम हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो उसकी अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स शो करेगी और ये मैसेज वो सेंड कर देती है हमारे कंट्रोल सेंटर, यानी हमारी ब्रेन को। हमारा कंट्रोल सेंटर कौन सा है? इट इज़ और ब्रेन को मैसेज दे देते हैं और ब्रेन इसको प्रोसेस करने के बाद इफ़ेक्टर को पहुंचा देते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टर जो है कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर देती हैं। आपके बॉडी के अंदर 2 तरह के इफ़ेक्टर्स लगे हुए होते हैं, एक होता है मसल्स और दूसरे होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा लेकिन है, ठीक है। तो 2 तरह के इफेक्टर लगे हुए होते हैं, एक होता है मसल और दूसरा होता है ग्लैंड्स। अब हम आगे इसकी डिटेल में जाएंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने लिए एग्जांपल लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में एग्जांपल। अब हमने डिस्कस करना है फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। It is the detection of changes by receptor and sending signals to effector by control center for response. The detection of changes, ठीक है, चेंजेस को पहले डिटेक्ट करते हैं by receptor and then sending signals to effector by control center to show response, ठीक है। इफेक्टर को वो थ्रू दी कंट्रोल सेंटर मैसेज कन्वे कर देते हैं और वो उस पर रिस्पॉन्स शो करेगी। यहाँ पर 2 तरह के फीडबैक मैकेनिज़म्स होते हैं, डेट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इनमें से एक हो सकता है मतलब एक एट अ टाइम एक ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा या तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में अगर रिस्पॉन्स आपका सेम हो, ठीक है, टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, इट इज़ नोन एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में अगर रिस्पॉन्स अपोजिट हो टू द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी जो रिस्पॉन्स होगा वो उसी एनवायरनमेंट को अपोजिट होता है, डेट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपके पास जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा के उसकी जो एग्जांपल्स थे, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर्स, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा कि वो अब हम डिस्कस करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म में, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में आप लोगों को ये इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि डिटेल, ठीक है, कि फीडबैक जो है उसको हमने डिस्कस किया, और आप लोगों ने जो पढ़ा लिविंग कंट्रोल सिस्टम में जो एग्जांपल्स थे रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, अब वो किस तरह वर्क करते हैं।
इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, 50 टेम्परेचर हो चुका है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो अब जाहिर है आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एट अ टाइम ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवॉल्व होता है जब ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान जब इवॉल्व होता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 50 तक पहुंच चुका है। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करना है किसी न किसी तरह। तो सबसे पहले आपकी जो स्किन है, लिविंग कंट्रोल सिस्टम आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो है रिसेप्टर, वो सबसे पहले चेंजेस को डिटेक्ट करेगी। उसने चेंजेस डिटेक्ट करने के बाद मैसेज पहुंचाना है कंट्रोल सेंटर को, यानी आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन आपके जो इफेक्टर है उसे अब ये मैसेज कन्वे करेगी और इफेक्टर जो है रिस्पॉन्स शो करेगी, ठीक है। यानी इफेक्टर में ग्लैंड्स और मसल्स थी। अब यहाँ पे इफेक्टर जो है ग्लैंड्स को, स्वीट ग्लैंड को एक्टिव करेगा, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी, और जब स्वेटिंग होगी तो जाहिर है इवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। तो कूलिंग मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा और आपकी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि बाहर का जो टेम्परेचर है इट इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं, सर्दियों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उस तक भी पहुंच जाता है, उससे कम भी होता है। आपकी स्किन इस चेंजेस को जो है डिटेक्ट करेगी कि बाहर टेम्परेचर बहुत डाउन जा रहा है। अब ये स्किन जो है ये रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही है, ये आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगी कि बाहर टेम्परेचर बहुत फॉल कर रहा है, और आपकी बॉडी टेम्परेचर जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको मेंटेन करना है तो आपका कंट्रोल सेंटर यहाँ पर 2 तरह के इफेक्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, एक आपका मसल और दूसरा आपके ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स में थायराइड्स ग्लैंड रहता है, मसल्स जो है ये शिवर करता है, जाहिर है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, जिसके नतीजे में हीट जो है वो जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगी तो जाहिर है आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगी, इट इज़ 37 डिग्री सी, ठीक है। इसी तरह ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें थायराइड ग्लैंड्स आते हैं। थायराइड ग्लैंड जो आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक हीट जनरेट होती है, और इस हीट को आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया होम्योस्टेसिस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, देन उसके मैकेनिज़म्स के बारे में, और फीडबैक के बारे में कि मैकेनिज़्म वर्क किस तरह करता है। And that is all about our today's lecture. Thank you so much.